अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मोहम्मद इदरीस ने। केपीके के शहर एबटाबाद और गांव का नाम है बोईमेरा। इन्होंने पहले भी अपने गांव की मुझे कहानियां सेंड की थी जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की थी। उन्होंने दोबारा से 2 कहानियां भेजी हैं। एबटाबाद और इसके आगे जितने भी इस तरह के पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पे अभी भी इंसानी आबादी बहुत कम है। और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, जहां पे भी इंसानी आबादी कम हो, जंगलात हों, खंडरात हों, वीराने हों, रेगिस्तान हों, दरिया समंदर हों, वहां पे ये मखलूक बहुत ज्यादा बसेरा रखती है। वो कहते हैं मेरा दादा यानी दादा का भाई, वो भी दादा कहलाता है, जो मेरे दादा थे वो पंजन, उन्होंने एक अपनी जुबान में लफ्ज़ कहा है जिसको पंजी, पंजन और पंजी, ये रज़ाइयाँ भरने वाले होते हैं। पैंजी क्या होता है? पिछले ज़माने में, अब तो मशीनरी आ गई है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, जो इंसान सर्दियों के दिनों में रज़ाइयाँ अपने ऊपर लपेटते थे, उन रज़ाइयों के अंदर कॉटन होती थी, कपास होती थी। और जब वो इस तरह हो जाती थी रज़ाइयाँ कि उनको फिर पिंजने की ज़रूरत होती थी, वो पिंजी उनको वो कह रहे हैं, तो वो उसको खोल के उसके कपड़े को दोबारा से रीओपन करके उसके अंदर से वो सारी कपास, उस कॉटन को निकाला जाता और उसको एक ख़ास प्रोसीजर से, एक तार होती, एक डंडा सा होता, उनका वो जो पंजन होते, जो पंजी टाइप होते, वो उसको फिर से एक इस तरह का बनाने की कोशिश करते कि वो जो कपास, वो कॉटन जो बिल्कुल कंप्रेस हो गई होती, बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल चिपक गई होती, उसको वो इस अंदाज में बनाते कि फिर से वो एक फूली फूली सी हो जाती। और जो उसका मकसद होता था रज़ाई के अंदर गरमाइश पहुंचाना, वो फिर से इस तरतीब में उसको बना दिया जाता कि जब उसको रज़ाई के अंदर भरा जाता और रज़ाई दोबारा से सर्दियों में इस्तेमाल की जाती तो इंतहाई सर्दी में वो रज़ाई सर्दी से बचने का काम करती। वो रोई एक जगह पे इकट्ठी हो जाती थी तो रज़ाई के अंदर उसको फैला के डाला जाता था। तो उन्होंने अपने दादा का नाम नहीं लिखा और बस ये लिखा कि मुख्तलिफ देहातों में, इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे उनको बुलाया जाता और वो वहाँ पे जाके उनकी जो वो रज़ाइयाँ होती उनको खोलते और उसको ठीक करते और ठीक करने के बाद वहाँ से अपने शहर वापस आ जाते। पिछले ज़माने में उसको नाई बोलते थे। शेव करने का जो सामान होता था उसके एक बॉक्स में होता था। मोची भी पिछले ज़माने में अपना एक बॉक्स लेके चलता था। ऐसे बहुत सारे काम जो वक्त के साथ साथ शॉप्स में, दुकानों में और रोडों पे आ गए। छोटे छोटे देहातों के अंदर बॉक्स लेके मोची, बहुत सारे ऐसे जो किसी गांव में, देहात में, शहर में पहुंचते, अपना बॉक्स खोलते, लोग अपने बच्चों को ले आके उनके सर मुंडवाते, बाल छोटे करवाते, कोई शेव करवाता, कोई अपनी दाढ़ी मूंछें सेट करवाता। इसी तरह जहाँ पे नाई पहुंचते वहाँ पे मोची भी होते, वहीं पे ही आके बैठते, घरों के जूतियाँ लेके आती, वो उनकी सिलाई करके देते, पॉलिश करके देते। इसी तरह जो रज़ाई को ठीक करने वाले पिंजन उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, वो भी इस तरह मुख्तलिफ गाँव में जाते और ठीक करके आते। ऐसे ही एक गाँव में उनके दादा तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन गाँव के लोगों ने अपनी अपनी रज़ाइयाँ उनको दे दी और सुबह से लेके शाम तक रज़ाइयाँ ठीक करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया। अब मामला ये था कि उनको पैदल चल के अपने घर जाना था। पैदल ही लोग सफ़र करते थे, सवारी ख़ास तो थी नहीं, मतलब अमीर लोगों के पास इस तरह की घोड़े या खच्चर या गधे होते थे, गरीब लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते थे। उन दिनों उन्होंने, जब वो बैठे उनके घर में रज़ाइयों को ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया जी आज हमने एक गाय ज़िबह की है, तो आप जब जाने लगें तो उसका गोश्त आपने लाजमी लेकर जाना है। अब
रात हो चुकी थी। उनको खाने के लिए खाना दिया गया, उनकी जो उजरत बनती थी उनको उजरत भी दे दी गई और साथ में गोश्त भी उनको थमा के कहा गया, अब काफ़ी रात हो चुकी है कि बजाय आज आप यहाँ से वापस जाएं, आप रात को यहीं पे ही सो जाइए और सुबह उठते ही आप रवाना हो जाइएगा। दादा बोले, नहीं, मैं घर बताकर नहीं आया, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे आज ही जाना होगा। क्योंकि लोग जब कह के जाते थे मैं वापस आ जाऊंगा तो वापसी की राह तकते थे घर वाले उनके, अगर वो ना आए तो वो परेशान हो जाते थे कि जब वो कह के गया है तो क्यों नहीं आया, क्या कोई परेशानी तो लाक नहीं हो गई। ये उस दौर का एक ऐसा पक्का असूल था कि जब कह दिया आऊंगा तो फिर वापस लाजमी लोग जाते थे, वरना सब परेशान हो जाते थे। उनको गोश्त थमा दिया गया। उन्होंने क्या किया, एक हाथ में वो कपड़े में लपेटा हुआ जो गोश्त था वो पकड़ा और दूसरा अपना साजो सामान जो था वो उठाया, अपने कंधे पे डाला और रात को घर के लिए रवाना हो पड़े। जैसे ही वो उन घरों से, उस आबादी से, छोटे से जो चंद घर बने हुए थे, दूर जाने लगे तो पहला ख्याल उनके दिल में ये आया कि इस वक्त रात तारीख है, अंधेरा घुप है, एक चांदनी है जहां जहां से उस रास्ते को मैं देखता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हूंगा, लेकिन रात के इस पहर क्या जाना ठीक होगा। लेकिन यह भी पता था कि ना गया घर वाले परेशान हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह का नाम लिया और वो कहते हैं वो चल पड़े। अब वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे चांदनी, अपनी चांदनी रात थी, चांद की नीलगों रोशनी जो उस रास्ते को, बाकायदा कुछ सड़क तो नहीं थी जिस पे चलते हुए जाते, एक कच्चे छोटे छोटे रास्ते थे जो उनको याद होते थे, उन्हीं रास्तों के ज़रिए सिमत का तायुन करते हुए वो आगे बढ़ते थे। तो उनको महसूस हुआ कि अकेले चलते हुए जहां उनके कदमों की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, वहीं पे एक और आवाज़ भी है जिसको वो सुन पा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी दूर थी। कुछ कदम और आगे बढ़े तो वही आवाज़ जिसको पहले उन्होंने सुना था, उनके कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने पाँव के अंदर पाजेब या पायल पहन रखी हो, और जैसे वो चलते तो आवाज़ छन 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 की आवाज़ भी उनको सुनाई देती, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आती जा रही थी। इसी तरह आगे चलते चलते जब एक जगह पे पहुंचे तो उनको लगा कि आवाज़ अब बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही है। वो चलते चलते रुक गए और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर वो कुछ कदम आगे चले, लेकिन बात हैरान कुन ये थी, उनसे कदम से कदम मिला के कोई चल रहा था। जब वो पाँव अपना ज़मीन पे रखते तो आवाज़ आती छन, दूसरा पाँव ज़मीन पे रखते तो आवाज़ आती छन। मैंने तो पाजेब नहीं पहन रखी, मेरे पाँव में तो कोई पायल नहीं है, तो ये कौन है जो मेरे कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर दिया। अब वो तेज चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कदम भी तेज हुए, पायल अभी तक कदम से कदम मिला रही थी। छन 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 छन, चल वो तेज रहे हैं, लेकिन पाँव से आवाज़ ऐसे आ रही है पायल की, छन छन छन। अब उन्होंने क्या किया, कुछ कदम तेज चलने के बाद फिर अपने आप को इंतहाई स्लो कर दिया। अब वो कदम बढ़ा रहे हैं, कदम रखा, साथ ही छन की आवाज आ गई, फिर कदम रखा, साथ ही छन की आवाज आ गई। अब वो इतना आहिस्ता चल रहे थे जैसे कोई चलता नहीं है, बल्कि सोच सोच के कदम रखता है। तो फिर भी जो भी थी या था, वो अपने कदम को उनके बिल्कुल कदम के साथ रखती थी या रखता था कि छन की आवाज आती थी। अब जब उन्होंने देखा जो भी है, मैं जितना तेज चलूं, जितना आहिस्ता चलूं, दरमियाना चलूं, तो उसकी पायल की आवाज भी सेम मेरे चलने से बराबर है। तो वो रुक से गए कि क्या अब पायल की आवाज आती है, लेकिन अब पायल की आवाज नहीं थी। वो कुछ देर वहां पे खड़े रहे और ये क्या है माजरा। जैसे ही आगे बढ़े, तकरीबन कहते हैं मैंने 10 से 15 कदम ही तकरीबन रखे होंगे कि एक जगह पे आके फिर से मैं दोबारा दूसरी दफा रुक गया। जैसे ही मैं रुका तो फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई, इस दफा मैं रुका हुआ हूं, लेकिन इस दफा कोई चलता हुआ छन 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 करता हुआ मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आके खड़ा हो गया। और मैंने जब मुड़ के अपनी गर्दन उसी सिमत देखा जहां पे कोई आके खड़ा हो गया था, तो वो एक औरत थी।
ऐसी औरत जिसके पूरे वजूद के ऊपर काले स्याह बाल ही बाल थे। उसके वजूद के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। उसका वजूद, उसका कदो कामत बिल्कुल एक नॉर्मल औरत का जो कद होता है उसी के बिल्कुल बराबर था, लेकिन काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिस तरह रीछ के बाल होते हैं वैसे नहीं, लेकिन काफी ज्यादा उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे और उसी के पांव के अंदर पायल थी। उसके चेहरे पे कोई बाल नहीं थे। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। सर के बाल ऐसे थे जैसे चमकीले, लंबे लंबे, चमकदार और काफी घने थे। एक चेहरा ही ऐसा था जिसपे बाल नहीं थे, बाकी पूरे वजूद पे या सिर्फ हाथ ऐसे थे जिनके ऊपर बाल नहीं थे। हाथ, पांव और चेहरा वहीं खड़े खड़े, क्योंकि वो चलती हुई मेरे पास आके खड़ी हो गई थी और दादा ने उसको पांव से लेके सर तक देखा। उसके पांव के ऊपर बाल नहीं, सिर्फ हाथ के ऊपर बाल नहीं और चेहरे पे बाल नहीं, बाकी पूरे वजूद पे उसके बाल ही बाल हैं, छोटे छोटे बाल। लेकिन उसने कोई भी लिबास नहीं पहन रखा जिससे वो क्लियर पहचान गए कि ये एक औरत है। अब उन्होंने उसी लम्हे खड़े खड़े अपना एक कदम उठा के आगे रखा तो ये देख के हैरान रह गए कि उसने भी सेम उसी ही स्पीड से अपना कदम बिल्कुल उनके सामने रख दिया। उन्होंने उठा के अपना दूसरा कदम आगे रखा तो उस औरत ने दूसरा कदम भी उसी तरह आगे रख दिया। वो चल पड़े और जिस रफ्तार से वो चल रहे थे वो औरत भी उसी रफ्तार से कदम रखती हुई उनके साथ चलना शुरू हो गई। वो रफ्तार बढ़ाते तो वो उनके लेफ्ट साइड से चलती हुई फिर उसी तरह रफ्तार बढ़ा देती। वो आहिस्ता होते वो आहिस्ता हो जाती। वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलते वो नॉर्मल स्पीड से चलती। उन्होंने के दिल में एक दफ़ा ख्याल आया मैं दौड़ के देखूं, और उसी लम्हे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। और हैरान कुन तौर पे अभी भी वो अपने कदम से कदम मिला रही थी, उसी तरह दौड़ रही थी। सिर्फ ये था कि दादा जब पांव जमीन पे पांव मारते तो छन की आवाज आती, इतना कदम से कदम मिला रही थी। दौड़ते दौड़ते वो थक से गए, उनको सांस चढ़ा हुआ था। उस चांदनी रात में डर भी था किसी पत्थर की ठोकर से गिर ना जाऊं, लेकिन वो उसी तरह भागती फिर रही थी साथ में। तो वो समझ गए थे कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने लगी और रास्ता अभी बहुत लंबा है, घर तक पहुंचते टाइम लगेगा, अकेला शख्स हूं, इस वक्त तो कोई बंदा ना बशर होगा। अब उनको सांस चढ़ा हुआ वो चलते हुए जा रहे हैं, भागना उन्होंने छोड़ दिया है और नॉर्मल चलना शुरू है, लेकिन उसको कोई सांस नहीं चढ़ा। बिल्कुल वो नॉर्मल भागती हुई आई थी, उसको भी सांस चढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल सांस के साथ अब उस तरह चल रही है, कोई उसको सांस नहीं चढ़ा हुआ। तो वहीं पे दादा ने फैसला किया कि मुझे टेक्निकल तरीके से कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा इसे जान छुड़ाने को, वरना ये इंसान तो है नहीं। औरत, वजूद औरत का है, लेकिन जिस तरह बाल हैं और रात के टाइम जिस तरह बगैर कपड़ों के नंगी ये बालों के साथ फिर रही है और पाजे पहन के, वो समझ गए थे उस जंगल में, उन दरख्तों में ऐसी कई चुड़ैलें और ऐसी कई डाइन फिरती थीं। गांव वाले जानते थे, इसलिए तो रात को कोई नहीं निकलता था, अकेला कोई नहीं जानता था। तभी उनके चलते चलते एक दिमाग में ख्याल आया, जो सामने पहाड़ था, उन्होंने सोचा मैं पहाड़ की चोटी पे जाता हूं। और वो पहाड़ की चोटी की तरफ जाना शुरू हुए। उन्होंने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया जिसपे मैं तो चढ़ सकूं लेकिन वो ना चढ़ सके। क्यों? क्योंकि वहां पे पत्थर थे। पहाड़ों के बीच में जो रास्ते बने होते हैं, इंसान के चलने के लिए जो रास्ता होता है वो तो सीधा सीधा ऊपर जा रहा होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट पत्थर इस तरह के होते हैं, चलना मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो देख के हैरान रह गया, पत्थरों के ऊपर भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कदम से कदम ना मिला सकी हो। अभी भी चाहे वो बड़ा पत्थर था, छोटा पत्थर था, वो चलती हुई मेरे साथ साथ आ रही थी, यहां तक कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ये लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, जिससे ये आग जलाना जानते थे। वो कहते हैं मैंने वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की, दरख्त ही दरख्त थे, वहां पे जंगल था, और पहाड़ की उस चोटी पे बैठ के जिस तरह मैं बैठा हूं बिल्कुल उसी तरह मैं लकड़ियां ढूंढ रहा हूं। उसने सेम मेरी तरह लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। जो मैं काम कर रहा हूं मुझे बिल्कुल कॉपी कर रही है, बताने के लिए कि मैं भी तुझे आज कॉपी करूंगी और तुझे खा के ही रहूंगी। मैंने लकड़ियां उठाई, उसने भी लकड़ियां उठानी शुरू कर दी। मैंने जो लकड़ियां उठा के नीचे फर्श जमीन पे रखी, पत्थरों के ऊपर झाड़ियां रखी और पत्थर से आग जलाने लगा।
उसने पत्थर से ऐसे आग जलाने की कोशिश की। मैंने जब आग जला ली, उसने भी आग जला ली। लेकिन एक चीज जो मैं चांदनी रात में बार बार नोट कर रहा था, उसके जिस्म के ऊपर जैसे कोई तेल सा लगा था, उसका जिस्म चमक सा रहा था। एक ऐसा तेल जिसकी बदबू अजीब सी थी। मट्टी के तेल की तरह तो नहीं था, लेकिन कोई तेल था। सरसों का तेल नहीं, अच्छा होता है वो तो, जिस्म पे हर इंसान लगाता था गांव के लोग, लेकिन एक अजीब सा तेल था जिसकी वजह से उसका जिस्म चमक रहा था। वो कहते हैं मैंने आग जला ली, उसने भी पत्थरों को रगड़ के उसी तरह आग जला ली। अब मैं आग जला के बैठा हूं, गोश्त और मेरा साजो सामान साइड पे रखा है। अब मैं जो फैसला कर चुका था उसी को अमली जामा पहनाने जा रहा था। मैंने अगर सर में खुजली की तो वो अपने सर में खुजली कर रही है, अगर मैंने बाजू पे खुजली की तो अपने बाजू पे खुजली कर रही है। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठा के नीचे फेंका तो वो छोटा सा पत्थर उठा के नीचे फेंक रही है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं है कि मैं कॉपी कर रही हूं तो मैं देख रही हूं। आंखें उसकी लाल सुर्ख हैं। उसकी आंखों को देख के लगता है कि अगर इन आंखों में कोई एक लम्हे को आंखों में आंखें डाल के देखेगा तो ये कलेजा खा जाएगी, ऐसी खौफनाक उसकी आंखें थी। वो कहते हैं मैं जो हरकत करूं वो वैसी ही हरकत करे। तभी मैंने वो आखिरी लम्हा आ गया जब फैसला किया कि यही एक हरकत अगर इसी ने रिपीट कर दी तो मेरी शायद जान बख्शी जाए। मैंने क्या किया, आग के अंदर से एक छोटी सी लकड़ी, इस अंदाज की एक लकड़ी उठाई जिसके ऊपर आग लगी हुई थी, और मैं अब फैसला यह करने जा रहा था कि इस लकड़ी को उठा के इस अंदाज में जिस हिस्से पे आग लगी है उस हिस्से से अपने सर में खुजली करूंगा, यानी सर में आग लगाऊंगा अपने आप को। अब बाल हैं, कुछ बाल तो जलेंगे उससे, और यही एक मंसूबा था जो मेरे पास था। मैंने उस लकड़ी को उठाया आग में से, कुछ देर उसको देखता रहा। मैंने देखा क्या करती है, उसने भी लकड़ी को उठाया और लकड़ी को देखती रही। अब जब मैंने उस लकड़ी को कुछ देर देखा तो मैंने देखा इसकी आग बुझ रही है। इस लकड़ी को मैंने वापस आग में रख दिया। एक ऐसी लकड़ी उठाई जिसको अब तेजी के साथ मैं सर में लगाने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। मैंने मुड़ के पीछे देखा, वो पीछे देखना शुरू हो गई। मुझे यकीन था ये हरकत करेगी। उसके जिस्म पे जो ऑयल लगा था, मुझे उससे अंदाजा होता था ये कुछ ऐसा ऑयल है जो आग पकड़ेगा। आगे अल्लाह की जात बेहतर जानती थी। मैंने फिर से एक लकड़ी उठाई, उसकी आग को इस दफा देखा नहीं बल्कि उसको इस अंदाज में पकड़ा कि जिस जगह पे आग लगी थी वो हिस्सा अपने सर के करीब लेके आया और जोर से बालों में खुजली की। अब वो आग मेरे बालों में लगी, भड़क तो नहीं उठी, लेकिन यकीनन सी बात है जब जलती हुई आग आप सर के करीब लेके जाएंगे तो बाल जलेंगे। उसी लम्हे उसी ने भी, जैसे ही मैंने आग में से लकड़ी उठाई, उसने भी लकड़ी उठाई और उठा के सीधा उसी तरह अपने बालों के करीब लेके गई। मैं जब अपने बालों के करीब लेके गया तो एक चढ़ चढ़ की आवाज़ आई, तिर 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 की आवाज़ आई, जैसे बाल मेरे जल रहे थे। उसको लकड़ी टच हो रही थी क्योंकि मैं खुजली कर रहा था। और लेकिन जैसे ही उसने वो लकड़ी अपने सर पे टच की, उस आग ने एकदम तेजी से उसके पूरे सर को और उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। वो शायद कोई ऐसा ऑयल था, क्या था जिसकी वजह से उसका जिस्म चमक रहा था, या अल्लाह बेहतर जाने वो आग ही उसको जलाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन क्योंकि मुझे मुसलसल कॉपी कर रही थी और मुझे ये पता था कि जिन, भूत, चुड़ैल या ऐसी चुड़ैल भी जो इंसानी रूप में हो, ये लोग आग से डरते हैं, और यही सोच के ये आग से डरते हैं, मैंने आग जलाने का फैसला किया कि आग नहीं जलाएगी। लेकिन जब उसने भी पत्थरों को रगड़ के आग जला ली थी तो तब एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा था कि मैं अपने आप को थोड़ा सा आग लगाऊं, और अगर ये भी अपने आप को आग लगाती है मारी जाएगी। और वही हुआ। उसने उसी तरह लकड़ी को पकड़ के वो सिरा जो इस पर आग लगी थी अपने सर को टच किया, तो आग ने तेज़ी से उसके सर को और तेज़ी से उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। उसके वजूद पे शायद कुछ ऐसा ऑयल था, या आग चुड़ैलों को अपनी लपेट में ले लेती है जैसे बुजुर्गों ने समझ रखा था। इन दोनों में से कोई बात थी कि या तो आग इनको अपनी लपेट में ले लेती है या उसके जिस्म पे कोई ऑयल था। जैसे ही उसको आग लगी, उसके पूरे वजूद को आग लगी,
तो वहीं पे बैठे बैठे बैठी हुई थी और मैं भी बैठा हुआ था, एकदम से छलांग मार के खड़ी हो गई। अब मैंने उसको देखा, उसके पूरे वजूद को आग लगी हुई थी, उसके बाजू, टांग, सीना, पूरा वजूद आग की लपेट में था और ज़ोर ज़ोर से वो चीखें मार रही थी। ऐसी शदीद चीखें जैसे किसी इंसान को भी आग लग जाए तो वो दर्द की शिद्दत से चीखें मारता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी और चीखें मारते मारते पहाड़ की उसी चोटी से नीचे गिरना शुरू हो गई। और उसी लम्हे, और सॉरी मैं बात तो भूल गया, मैं उसे बातें भी की थी उस चुड़ैल से। वो कहते हैं मैंने बातें की, आग लगाने से पहले मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया, आपे। आपे का मतलब होता है आप। अब उनकी जबान में वो आपे को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं आपे, यानी मैं खुद। तो उसने उससे पूछा तुम्हारा नाम, तो उसने कहा आपे। तो आपे को अब आग लगी हुई थी और लुढ़कती हुई, चीखती हुई वो नीचे गिर रही थी कि वहीं पे इर्द गिर्द उस जंगल के अंदर जितनी भी उस जैसी बलाएं थीं, आत्माएं, चुड़ैलें थीं आपे की तरह की, उन सब की आवाज आई। 8-10 जगहों से मुझे आवाज आई, आपे आपे किसकी तई, यानी आपे किसने किया है। तो मुख्तलिफ जगहों से जो आवाज आई वो यही थी, आपे किसकी तरह।